नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। राजधानी लाइव में स्वागत है आप सभी का। देश 21 जून को अपना 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहा है और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास से समीक्षा बैठक की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अधिक से अधिक जन भागीदारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयास अब शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 21 जून को मनाए जाने वाले 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सहभागिता तो बढ़े ही, लेकिन घर में ही रहकर परिवार के साथ इसका आयोजन कोविड प्रोटोकॉल और शारीरिक दूरी के साथ करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने योग के प्रति प्रदेशवासियों में जागरूकता और स्वास्थ्य लाभ का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रतियोगिता का आयोजन और विजेताओं का चयन पूरे तरीके से मानकों के अनुसार किया जाए। इस दौरान आयुष विभाग ने एक प्रस्तुतिकरण भी दिया। इसमें उन्होंने बताया कि योग दिवस पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सुबह 6:30 बजे से दूरदर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का प्रसारण शुरू होगा। सुबह 6:40 से 7 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे। इसके बाद सुबह 7 बजे से 7:45 तक सामान्य योग प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और 7:45 से राष्ट्रीय कार्यक्रमों और शाम 6:30 से 7:30 बजे तक योग विशेषज्ञों के सम्मेलन का प्रसारण इस दौरान किया जाएगा। तो इसी पर हमारे साथ अनुज कुमार लखनऊ से संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरह से योग की तैयारियां चल रही हैं, समीक्षा की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्या कुछ इसमें खास रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस दिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी शुरुआत होगी और उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो योग दिवस को लेकर योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। कहा है कि अपनी जगह जगह कम गैदरिंग की जाए, दूरी के साथ योग किया जाए और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। मास्क के साथ ही योग को प्रयोग किया जाए, वर्चुअल गैदरिंग भी की जाए और जो भी योग अच्छा करे उनको प्रोत्साहन के साथ कुछ राशि भी दिया जाए और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाए, यानी रिवॉर्ड कर ली गई है इसको लेकर। तो लगातार योगी आदित्यनाथ 21 जून को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि योग में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो और सब योग बनाया जाए, जिससे कि ये मैसेज जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में यूपी भी अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है और राज्य है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सहभागिता करके कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके योग दिवस के रूप में मनाया जाए। 21 जून बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दिन गरीब कल्याण योजना के शुरुआत की, जो कि 5 किलो प्रति यूनिट गरीबों को दिया जाएगा। तो यानी 21 जून को देखते ही सारी भव्यता से समीक्षा बैठक कर ली गई है। अनुज, प्रधानमंत्री का संबोधन इस दौरान होने वाला है, क्या कुछ उसमें खास रह सकता है? प्रधानमंत्री के संबोधन में इसी बात को लेकर एहतियात रहेगा कि हम एक वैसे की प्रतिरोधक क्षमता होती है लड़ाई के लिए, जिसमें कि तमाम तरह के एहतियात करते जाते हैं और कोविड कोरोना महामारी में जिस तरह से तबाही देश में मचाई गई है, भारत में भी कम नुकसान नहीं होता। योग से तमाम तरह के सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिसको लेकर कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की जाएगी। वो देखने वाली बात है आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को क्या संबोधित करते हैं। अनुज, आपने गरीब कल्याण योजना का जिक्र किया है, उसको लेकर क्या कुछ फिलहाल स्थिति है और क्या ये योजना होने वाली है आगे लोगों के लिए? गरीब कल्याण योजना फिलहाल अभी पिछले साल से स्टार्ट हुई थी और चल रही थी, जिसके बाद इसको फिर स्थिति को देखते हुए पुलिस स्टॉप लगा दिया गया था। अब ये फिर से स्टार्ट हो रही 21 जून से, जो कि अब दिवाली तक चला जाएगा। ये बड़ा पैकेज है और बड़ी घोषणा की थी नरेंद्र मोदी जब इससे पहले संबोधन किया था, जिसमें कि प्रति परिवार को प्रति यूनिट यानी 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, जिसमें सरसों का तेल, फॉर्चून का तेल, तमाम तरह के ऐसे किट है, जो राशन किट है वो लोगों को वितरित किए जाएंगे। ऐसे परिवार करीब 80 करोड़ लोगों के आसपास ऐसे गरीब लोग हैं जिनको ये वितरण किया जाएगा, जिसमें कि यूपी सरकार भी इस लंबे उस योजना को धरातल पर लाने के लिए तमाम तरह की तैयारी की है और डाटा तैयार कर लिया है और दिशा निर्देश भी दिया है कि गरीब कल्याण को भी भूखा ना रहे, जो कि महामारी के समय जिसको भी जो परेशानियां हुई या जो भी लोग ऐसे स्थिति में आए उनको घर घर तक राशन पहुंचाया जाए। कार्ड आधार हो या ना हो,
अनुज, फिर भी वर्चुअल उन्हें तरीके से जो बैठक का आयोजन किया जाएगा, योग दिवस मनाया जाएगा, उसमें किस तरह की स्थितियां हमें देखने को मिलेगी? कौन-कौन शामिल हो सकता है उसमें? तमाम तरह के मंत्री से लेकर तमाम तरह के अधिकारी भी इस बैठक में रहेंगे, क्योंकि सभी को दिशा निर्देश दिया है कि मंत्री चाहे अपने घर से योग करके फोटोज वायरल करे, अधिकारी अपने घर पे बैठ के फोटोज वायरल करे, जिससे कि लोगों में एक लंबा मैसेज जाए कि योग दिवस के रूप में पूरी स्थिति के साथ मनाने को तैयार है। और गैदरिंग अगर होती है, मान लीजिए वर्चुअल में, तो इस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही योग दिवस मनाया जाए। यानी एक बड़ी तैयारी, बड़ा भव्य, अब देखना है कितना रिकॉर्ड बनता है, यानी कितने लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और कितना मेगा ये योग दिवस बनता है, वो आने वाला हर समय। बार की तस्वीरें हम देखते हैं, ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन हमने पिछले 6 दिवसों में देखा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते नजर आते हैं। क्या इस बार भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? फिलहाल प्रयास और ये है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों के साथ रूबरू हो, ऑनलाइन या वर्चुअल के माध्यम से ही कुछ संदेश वो देना चाहे। फिलहाल वो देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, तो जहां पर योग दिवस के रूप में भव्य तैयारियां देखने को मिल सकती है, जिसमें बाबा रामदेव जी की सम्मिलित होने की आशंकाएं हैं, बातचीत है। और तमाम ऐसे योग जो गुरु हैं वो भी उस दिन आएंगे वर्चुअल के माध्यम से। जी ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सांसद छत्रपति संभाजी राजे ने कोल्हापुर से सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों द्वारा आयोजित मराठा क्रांति मोर्चा के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है और भविष्य में मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास करने का वादा किया है। इस बीच मराठा प्रदर्शनकारियों ने कल सुबह से ही राजश्री शाहू महाराज समाधि स्थल पर भीड़ लगानी शुरू कर दी थी। सभी प्रदर्शनकारी काली पोशाक पहनकर आंदोलन में शामिल हुए थे। आंदोलन शुरू होने के बाद कोल्हापुर जिले के सभी जनप्रतिनिधियों ने मराठा आरक्षण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा मराठा आरक्षण को अदालत में गलत तरीके से पेश करने के कारण इसमें देरी हुई है। हमारी सरकार की कोई लापरवाही नहीं है, जिसे लेकर महाराष्ट्र में फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है। चलिए इस पर हमारे साथ मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरह से एक बार फिर से मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? मराठा आरक्षण जो है महाराष्ट्र में गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर कोल्हापुर में जिस तरीके से नाराजगी व्यक्त की गई, उसमें खुद वहां के मौजूदा सांसद छत्रपति संभाजी राजे ने जिस तरीके से अपना समर्थन दिया, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जब तक ये लड़ाई हमसे लड़ी जाएगी, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। अब ऐसे में मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार किस तरह की भूमिका अपना रही है, किस तरीके की उसकी भूमिका है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुस्कान, महाराष्ट्र में देखिए, जिस तरह से मराठा आरक्षण काफी लंबे समय से लोगों की यह मांग है, लेकिन क्या ये वाकई सही है आपके नजरिए में मुरारी? क्योंकि देखिए, अगर इस तरह का आरक्षण दिया जाता है तो हर राज्य ऐसे आएगा और कहेगा कि हमें भी आरक्षण दिया जाए। देखिए मुस्कान, ये तो कह पाना मुश्किल है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण जरूरी है या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मराठा आरक्षण के नाम पर राजनीति की गई, जिस तरीके से मराठा आरक्षण के नाम पर उनके बीच जगह बना के सरकार चलाई जा रही है, ऐसे में उनके साथ कहीं न कहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। मराठा आरक्षण को लेकर कई बार जो है कि आवाजें उठ चुकी है और कई ऐसी तस्वीरें हैं जो मुंबई तक पहुंची हुई है। महाराष्ट्र के जिलों राज्यों से पैदल चलकर आंदोलन किए गए हैं। अब ऐसे में सरकार किस तरीके की भूमिका लेती है और किस तरीके से मराठा आरक्षण को क्या रूप देती है, यह देखना होगा। बिल्कुल, देखिए, और ये बात भी उठाई गई है कि जो पिछली सरकार थी, उन्होंने आरक्षण का जो मुद्दा है उनको कोर्ट में सही तरीके से पेश नहीं किया। इस तरह की बातें भी उन्होंने उठाई हैं।
देखिए, वो सरकार में रहते हुए वो चाहते हैं कि विपक्ष को इसी तरीके से जवाब दिया जा सकता है कि उनकी सरकार ने सही तरीके से मराठा आरक्षण को कोर्ट के सामने नहीं रखा, जिसकी वजह से इसमें दिक्कतें हुई, देरी हुई। मौजूदा सरकार का इससे कुछ लेना देना नहीं है, पर सवाल ये उठता है कि मराठा मुद्दा किसी पिछली सरकार या अगली सरकार का नहीं है, ये महाराष्ट्र का मुद्दा है, महाराष्ट्र के लोगों का मुद्दा है। तो मौजूदा सरकार, देखिए, ये आरक्षण जो उठाया जा रहा है, ये मुद्दा जो उठाया है, आखिर क्या तर्क लोगों द्वारा दिए जा रहे हैं कि मराठा आरक्षण वहां के लोगों को मिलना चाहिए? तर्क क्या है लोगों के? देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लोगों को आरक्षण दिए जा रहे हैं अन्य लोगों को, उस तरीके से मराठा समाज को भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि मराठा समाज महाराष्ट्र के लिए एक मुख्य भूमिका के रूप में रही है और काम कर रही है। ऐसे में जो मराठा समुदाय के गरीब तबके के लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर आरक्षण के तहत रोजगार, शिक्षण मिलता है तो मराठा आरक्षण जो है और भी मजबूत हो सकता है। उनका उद्देश्य मात्र एक यही है। अब ऐसे में सरकार भले ही कई मुद्दों को एजेंडा बनाकर कोर्ट के सामने या फिर केंद्र के सामने रख रहा हो, लेकिन ऐसे में इन लोगों के जो आरक्षण की मांग है ये अब काफी तेज हो गई है और ऐसे में उग्र आंदोलन से लेकर एक बड़ी जनसभा भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कल का ये पहला दिन था। सब लोग काले कपड़े में पहुंचे हुए थे खुद वहां। मुरारी, लेकिन देखिए, कल का ये पहला दिन था, हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, बारिश भी हो रही है यहाँ पर, और जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी की गई है आरक्षण के मुद्दे पर, देखिए कोरोना अभी गया नहीं है, ये सभी जानते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि इनमें कोरोना का खौफ नहीं है। भीड़ इतनी ज्यादा एकत्र हो गई है, ये जो मुद्दा था, इन्होंने आंदोलन जो किया वो अपने अच्छे तरीके से भी कर सकते थे, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ कर सकते थे। मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से रुख संवाददाता का कर लेते हैं, मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, मराठा आरक्षण की बात कर रहे थे, देखिए जिस तरह का ये आंदोलन हुआ, काफी भीड़ यहाँ पर एकत्रित थी, तो ये जो आंदोलन है वो कोरोना प्रोटोकॉल के साथ भी हो सकता था। जी मुस्कान, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण से प्रभावित थे और अभी भी 8,000 9,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके के यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, अगर ऐसे में एक भी व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमण होगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि संक्रमण का चैन यहाँ कितना फैलेगा। हालांकि आप प्रोटोकॉल का लेकर के तो इन इलाकों में जिस तरीके के हालात पिछले 1-1.5 महीने में है, कोरोना संक्रमण से यहाँ काफी राहत है, लेकिन अगर नियमों का पालन खुद सरकार में बैठे लोग और जो समझदार हैं ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो जो आम लोग हैं फिर या जो हमें मिली है मुरारी, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, ये राहत जो हमें मिली है ये काफी मशक्कत के बाद मिली है। कितनी ही मुश्किलों का सामना करने के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं, जब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। अब इसी तरह से जब आमजन की लापरवाही सामने आएगी तो दूसरे लोगों के लिए भी ये मुसीबत बन सकती है और उनकी खुद के लिए भी जान का खतरा हो सकता है उन्हें। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा, मुंबई हो, कोल्हापुर हो, औरंगाबाद हो, इस तरीके के कार्यक्रम अक्सर देखे जाते हैं। और कल मुंबई में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं ने सैकड़ों की भीड़ में जिस तरीके से राम मंदिर मुद्दे को लेकर आंदोलन किया, तो ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी संसद की मौजूदगी में सैकड़ों लोग जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग के इकट्ठा हुए थे। तो कहीं न कहीं ये जो लापरवाही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना को दावत दिया जा रहा है, संक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन देखिए, आखिर क्या ये कारण है, जिस तरह से इन्होंने मुद्दा उठाया, क्या वाकई अभी भी हम ये कह सकते हैं कि जनता में जागरूकता नहीं है? जब इतनी चीजें हमने देख ली है मुरारी, उसके बाद भी इस तरह की स्थिति जब सामने आती है तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब फिलहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश वाकिफ है, जहां अब लॉकडाउन के बाद अलग अलग प्रदेशों में अपने नियम शर्तों के साथ अनलॉक हुआ है, लेकिन बावजूद इसके अब लोग अनलॉक होते ही बेपरवाह नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी सब्जी मंडी कही जाने वाले चौइथराम के पास स्थित सब्जी और फल मंडी में देखने को मिला, जहां व्यापारियों से लेकर ग्राहक तक बगैर मास्क के नजर आए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी जमकर उल्लंघन किया। एक तरफ सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी आमजन और व्यापारियों को प्रेरित करते हुए जन जागरण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं लोग अब इन नियमों का उल्लंघन करते भी नजर आ रहे हैं और लोगों की लापरवाही बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। आपके निर्देश अनुसार कुछ हमारी ड्यूटी लगाई है मंडी प्रांगण में, और यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य 9 तारीख से स्टार्ट है और लगभग 3000 हम्माल हैं यहाँ पे। और पहला फोकस हमारा उन्हीं पे कि हम्मालों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लग जाए, और अभी तक कम से कम 1200 से 1300 के लगभग वैक्सीन हम्मालों को लग चुकी है। और साथ हमारी ये भी तैयारी कि जो हम्माल के परिवार हैं, उनके सदस्य हैं हम्माल के साथ, वो भी आएँ, उनकी महिलाएँ आएँ, 18 से अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो वो भी आएँ और उनको भी वैक्सीन 100% लग जाए। अन्य लोगों के लिए अभी वैक्सीनेशन का काम माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार प्रारंभ हुआ था, और पिछले 3-4 दिनों से वैक्सीनेशन की संख्या भी 440, 435, 300 के करीब पर डे वैक्सीनेशन हो रहा है। और आने वाले टाइम पे जब वैक्सीनेशन पूरा 100% यहाँ पे हो जाएगा तो उनकी सघन चेकिंग की जाएगी, और दुकानों पे चेकिंग, जो दुकान पे व्यापारी है, उनके मुनीम है, उनके हम्माल है, उनका सबका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसी आधार वैक्सीनेशन पे ही काम चल रहा है। वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद दुकानों की चेकिंग की जाएगी। देखा जा रहा है कई लोग बिना मास्क के भी घूमते पाए जा रहे हैं, क्या उनके लिए मंडी प्रशासन द्वारा कोई चालानी कार्रवाई या किसी प्रकार की तैयारी की गई है? मंडी प्रशासन द्वारा कल भी जिला प्रशासन से मिलकर कम से कम 2500 रुपये के चालान की काटे गए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता गणेश तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं इंदौर से। गणेश, जिस तरह का ये मामला सामने आया है, लगातार लोग अब लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। एक और जहां हमें काफी राहतें मिली है, उसके बाद लोगों की ये लापरवाही। गणेश, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए मुस्कान, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तरह कोरोना जो है का कहर जो कोरोना का था वो सबने देखा है, और सबने देखा है कि कोरोना किस कदर मध्य प्रदेश में कोरोना का त्राहिमाम रहा है। लगातार मौतें हो रही थी। अब जहां प्रदेश में अनलॉक हो चुका है, कुछ सीमित शर्तों के साथ जो है प्रदेश को खोला गया है, लेकिन वहां पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगातार सरकार जागरूक करते आई है और सख्ती भी बरत रही है। लेकिन इसके बावजूद भी सबने देखा है कि किस तरह से लोग लॉकडाउन में 2 महीने सभी का व्यापार बिजनेस पूरी तरह से ठप था। लेकिन इसके बाद भी अगर बात करें तो अब इंदौर की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी और फल मंडी कहे जाने वाली देवी अहिल्या मंडी की बात है, सब्जी मंडी की बात है, जहां पर पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग क्रय विक्रय करने व्यापारी भी आ रहे हैं, सभी वर्ग के लोग आ रहे हैं। पूरे लॉकडाउन में सभी का ही जो व्यापार था वो ठप था, व्यवसाय नहीं चल रहा था। ये जाहिर सी बात है, लोगों को परेशानी भी हो रही थी और अब लोग चाहते हैं कि उनका व्यवसाय जो है वो एक बार फिर से चरम पर जाए, अच्छी रफ्तार पकड़े। लेकिन हमने पहली लहर में भी देखा, लोगों की लापरवाही की वजह से दूसरी लहर आई। सरकार अब भी वही काम कर रही है अपना, लेकिन अब भी इस तरह की लापरवाही तो कहा जा सकता है कि तीसरी लहर में भी कोई शक नहीं है कि वो आएगी। निश्चित तौर पर देखिए मुस्कान, सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल यही है कि अगर जिस कदर अभी भी लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं पहली लहर कोरोना की, और दूसरी लहर किस कदर भयावह रही है सबने देखा है, लेकिन इसके बाद भी लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क किसी तरह से उनके चेहरे पर नहीं दिखता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर किस तरह भयावह हो सकती है और उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये यही बात साबित करता है कि जो लोग लगातार कोरोना गाइडलाइन और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, यही लोग जवाबदेही उनकी रहेगी और इनकी वजह से ही दूसरे लोग भी कोरोना की चपेट में आते हैं। जी मुस्कान, देखिए गणेश, हमने दोनों ही लहर देख ली है। अब तो अब ये भी नहीं कह सकते ना कि लोगों में जागरूकता नहीं है। हमने पहली लहर भी देखी, दूसरी लहर भी देखी, जागरूकता तो सरकार ने पूरे तरीके से कर दी है और लोग भी स्थिति से वाकिफ हैं। उसके बाद भी आखिर क्या कारण है जो इस तरह की लापरवाही सामने आती है? ये तमाम काम सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ भी हो सकते हैं।
निश्चित तौर पर देखिए मुस्कान, अगर बात करें सबसे पहले तो लगातार सरकार हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, लगातार लोगों को जागरूक करते नजर आई है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर चालानी कार्रवाई भी करते नजर आई है और अभी भी कर रही है। लेकिन इसके बाद भी सबसे बड़ी बात यहाँ पर लोगों को स्वयं जागरूक होना है। लोगों ने देखा, इसके बावजूद भी कई लोग इसमें ऐसे इस तरह के होते हैं जो लगातार बेवजह बेपरवाह नजर आते हैं और जिनकी वजह से कोरोना जो है एक गंभीर बीमारी लोगों को चपेट में ले लेती है। हालांकि प्रशासन लगातार चालानी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं लोगों की ही गलती है या फिर उनकी कहे कि उनमें जागरूकता नहीं है या फिर वो लोग जानबूझकर इस तरह बेपरवाह नजर आ रहे हैं। जी मुस्कान। देखिए गणेश, ये तमाम स्थिति है जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से आपने भी बात कही और मैंने भी इस बात का जिक्र किया था, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए हम इस चीज को इस स्थिति की तरफ से भी देख सकते हैं, इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि हमने कभी इस तरह की स्थिति, इस तरह की जिंदगी जी नहीं है कि हम घरों में बंद रहें। भारत में कभी ऐसी स्थिति आई नहीं थी। तो अब जब लोगों को आजादी मिली है तो लोग पूर्ण रूप से आजाद होना चाहते हैं और इसी को लेकर वो गलतियां करते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर यह कहना सही होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई बीमारी है और उसका कोई इलाज नहीं है तो निश्चित तौर पर जो बंदिशें हैं, जो सरकार ने, प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने जो हमें गाइडलाइन दी है उसका जरूर पालन करना होगा, क्योंकि तभी हम उस जंग से, उस बीमारी से इजाद पा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आपका कहना भी मुस्कान सही है और लोगों का भी कहना है कि ऐसी बीमारियों जी, ऐसी बीमारियों से बचना है तो नियमों का पालन करना होगा। गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात ट्विटर की एक बार फिर से कर लेते हैं। भारत में ट्विटर को मिली कानूनी संरक्षण अब खत्म हो गया है। ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म होने को लेकर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। इस बीच योगी सरकार ने ट्विटर के खिलाफ नाराजगी दिखानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कू ऐप के जरिए अपना पहला संदेश भेजा है। सीएम योगी ने कू ऐप के जरिए अपना संदेश में लिखा कि गाजीपुर में मां गंगा की लहरों पर तैरते संदूक में रखी नवजात बालिका गंगा की जीवन रक्षा करने वाले नाविक ने मानवता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। नाविक को आभार स्वरूप सभी पात्र सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। प्रदेश सरकार नवजात बच्चे के लालन पालन का संपूर्ण प्रबंध करेगी। ये जो ट्वीट है ये ट्विटर पर नहीं, अब कू ऐप पर किया गया है। गौरतलब हो कि नए आईटी रूल्स का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ा है। ट्विटर को भारत में मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन यानी कानूनी सुरक्षा अब खत्म कर दी गई है। सरकार ने 25 मई को नए नियम लागू किए थे, लेकिन ट्विटर ने इन नियमों को अब तक लागू नहीं किया है, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान या आदेश अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि ट्विटर ने अब तक नए आईटी नियम लागू नहीं किए हैं, इसलिए उसका लीगल प्रोटेक्शन खुद ब खुद खत्म हो गया है। और ट्विटर का लीगल प्रोटेक्शन का हटना बहुत गंभीर मसला है। अब ट्विटर भारतीय कानूनों के दायरे से बाहर आ गया है और उसे किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि टिकटॉक और अन्य ऐप को भी देश की सुरक्षा के मद्देनजर बैन किया गया था और ट्विटर को लेकर हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। उनका जो कुछ होता है अमेरिका से होता है। ट्विटर की मौजूदा व्यवस्था ऐसी है, गाइडलाइंस सोशल मीडिया के यूज को लेकर नहीं है, इसके मिसयूज और अब्यूज के खिलाफ है। चलिए, तो ट्विटर को लेकर ही आज बात करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है। आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मोहित रंजन जी हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मोहित जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर।
सबसे पहले उपाध्याय जी आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। देखिए ट्विटर पर अब इस तरह का मसला उठा है, उसकी प्रोटेक्शन जो कानूनी जो उसकी सुरक्षा थी वो खत्म कर दी गई है। इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं सर इसे? देखिए ये काफी दिनों से चल रहा था मसला। जी। जिस तरीके से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है या सरकारों के खिलाफ जो भी ट्वीट्स आते हैं या लोग सोशल मीडिया के थ्रू जो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, देखिए कहीं न कहीं सरकारें एक अंकुश लगाना चाहती जी। उन सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं। तो तरह तरह से नए नए नियम थोपने करते हैं, नई नई गाइडलाइन लाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए जिससे सरकार के खिलाफ कोई आवाज न उठे या गाली गलौज की। कि जहाँ सदुपयोग है वहाँ दुरुपयोग भी है। मैं मानता हूँ गलत चीजों को रोका जाना चाहिए। बिल्कुल गाली गलौज और असभ्य भाषा का प्रयोग अगर कोई करता है सोशल मीडिया पर तो वो ठीक नहीं है, लेकिन सरकारें इतनी भरसक नहीं होती, वो उससे भी और आगे जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए मोहित जी से भी उनका स्टार्टिंग कमेंट सर ले लेते हैं, उसके बाद बातचीत एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। मोहित जी ट्विटर की जो कानूनी सुरक्षा खत्म हो गई है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मोहित जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे। उपाध्याय जी एक बार फिर से आप ही के पास आना चाहूंगे। देखिए जिस तरह से आपने कहा कि ये जो सरकार जो है वो अपने दबाव में चीजों को रखना चाहती है, लेकिन खुद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये जो नियम है ये मिसयूज और अब्यूज को रोकने के लिए है। सिर्फ अगर ट्विटर इन नियमों को मान लेता है तो कोई भी परेशानी किसी को भी नहीं है। देखिए वो एब्यूज रोकने के लिए है, ये सरकार का विरोध रोकने के लिए है, ये सरकार के खिलाफ जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश है। ये जस्टिफाई कौन करेगा? ये तो जनता जस्टिफाई करेगी ना। बिल्कुल। और देखिए विरोध की आवाज को दबाना मैं नहीं समझता हूँ कि भी कहीं कोई उस तरह से दबाई जाती। आप तरह तरह के कानून लाते हैं, आईटी कानून लाते हैं। इससे पहले भी वही ट्विटर था, जब वो आपकी तारीफ और तरफदारी करता है तो आपको अच्छा लगता है और सारे नियमों से परे हो जाता है, लेकिन जब उस पर ही आपके खिलाफ जब बहुत सारी चीजें आने लगती हैं तो आपको लगता है कि भी ये कंट्रोल किया जाना चाहिए। लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने की जो एक आजादी सोशल और मीडिया हाल ही पर में है। उपाध्याय जी हमने इसका एक देखिए एग्जाम्पल भी देखा था जब संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड करार दिया गया था, और अब देखिए अब इस तरह की जब फेक न्यूज हो रही है उसको नहीं कुछ भी उस पर एक्शन लिया गया। तो ये दोहरा आंकलन क्यों सर? पात्रा वाले केस से ही शुरू हुआ था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब आपने बोल ही दिया तो हकीकत वहीं से शुरू हुई। जब उन्होंने सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की और वहाँ ट्विटर ने साफ कह दिया कि भी ये बिल्कुल ये जो चीज है कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड है और अभी छेड़छाड़ हुई है, तो वो चीजें सरकार को नागवार को चीजें। और देखिए जो इस तरह के प्लेटफॉर्म है वो अपने यहाँ से गवर्न नहीं होते हैं, तो आपने नए आईटी रूल के तहत के भी यहाँ आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ एक कंटेंट ये हटनी चाहिए, वो हटनी चाहिए, इस तरह का कंटेंट नहीं आना चाहिए। आपको एक अधिकारी नियुक्त करने, मॉनिटरिंग उसकी भी भारत में होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं और इतनी बंदिशें एक्चुअल में मैं नहीं समझ पाता हूँ कि भी कोई भी सोशल साइट है। बिल्कुल। मोहित जी हमारे साथ एक बार फिर से मोहित जी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। मोहित जी जिस तरह से ट्विटर की कानूनी सुरक्षा खत्म हुई है, हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन खुद ब खुद प्रोटेक्शन खत्म हो गई है, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं सर? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, शायद तकनीकी कोई खामी है। उपाध्याय जी आप ही के पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए जिस तरह से ये दोहरे आंकलन की हम बात कर रहे थे सर, आखिर क्यों ट्विटर इस तरह का दोहरा आंकलन करता है, या फिर किसी चीज का दबाव उस पर है, या फिर सरकार ही इस चीज को दबाना चाहती है इसलिए इस तरह के रूल्स? देखिए सरकार कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना चाहती है और इस तरह के ये सोशल मीडिया साइट हैं जो विदेशों से गवर्न होती हैं, उनको नए आईटी कानून के तहत उससे कंजा कसने की कोशिश की है, जो कि
चाहे वो ट्विटर है, चाहे फेसबुक है, चाहे वो व्हाट्सएप है, बहुत सारी साइट्स को एक रेगुलेट करने की कोशिश की गई है संबित पात्रा वाले केस के बाद। अब देखिए, कुछ तो एक बहुत बड़ा बाजार है भारत, यहाँ इतना बड़ा बाजार है कि बहुत सारे यूजर एक लार्ज क्वांटिटी में भारत से मिलते हैं, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो, तो इस मार्केट को कोई भी इग्नोर नहीं करना चाहता, नाराज नहीं करना चाहता। उसी कड़ी में ये नहीं कि ट्विटर ने कुछ कदम नहीं उठाए, कुछ कदम उठाए थे कि भी कुछ लोगों को यहाँ नियुक्त किया था, लेकिन सरकार उतने भर से संतुष्ट नहीं। वो एक कहीं ना कहीं नाराज है कि संबित पात्रा वाले केस में जो हकीकत थी वो उनको नहीं बतानी चाहिए थी या नहीं पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था, उससे सरकार की किरकिरी हुई और वो सरकार की जब किरकिरी सरकार को नागवार हुई। बिल्कुल। और उपाध्याय जी देखिए, अभी ये कोई ट्विटर पहला ऐसा कोई ऐप नहीं है जिसने इस तरह से इसका कानून नहीं माने हो। हमने देखा कि व्हाट्सएप ने भी नहीं माने थे, हालांकि बाद में उसने अपने नियुक्त कर दिए थे, जो भी उनके हेड थे वो नियुक्त किए थे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने भी हाईकोर्ट का रुख किया था, सरकार के खिलाफ वो हाईकोर्ट तक चले गए थे सर। तो आखिर क्या शायद हो सकता है कि नियमों में कोई चेंज करना जरूरी हो, संशोधन करना जरूरी हो, बातचीत करके समस्या का हल हो सकता है? देखिए, कोई ना कोई रास्ता कंपनी भी मैंने कहा ना कि यहाँ भारत की जो आबादी है एक बहुत बड़ा बाजार है, तो कोई भी कंपनी है वो खोना नहीं चाहती इस बाजार को। वो बातचीत का रास्ता अख्तियार करती है और जो संभव हो सकता है उतना झुकने की कोशिश करती है, जिससे उनके आर्थिक हित सधे रहे, और उसी का जो सरकारें हैं वो फायदा उठाती है। बिल्कुल। मोहित जी, एक बार फिर से उपाध्याय जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मोहित जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पाया। वो आपके पास आऊंगे उपाध्याय जी एक बार फिर से। सर, आप अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए, बाजार है, इतनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो कोई भी कंपनी मुस्कान इस बाजार को खोना नहीं चाहती। उसी का परिणाम है कि ये सरकारों के दबाव के सामने कई बार कंपनियां झुक जाती और सरकार की बातों को मान ले, कुछ कोर्ट का रुख करती हैं कि भी वहां से न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय की पूरी। और भारत की न्याय व्यवस्था में मेरा भी पूर्ण विश्वास है, और जो भी कंपनियां हैं या जो भी व्यक्ति विशेष है उसको भारत की न्याय व्यवस्था में न्याय मिलता है। लेकिन उपाध्याय जी देखिए, जिस तरीके से ये कानूनी सुरक्षा खत्म की गई है, यानी कि कानूनी कवच जो भारत द्वारा दिया जाता है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब ट्विटर पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट या कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी ऐसा पोस्ट आता है या फेक न्यूज, तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरीके से ट्विटर आखिर व्यापार कैसे करेगा सर? सरकार की यही चाहती थी ना कि भी कभी कोई अगर उसके दुरुपयोग हो रहा है, कहीं कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है, तो उसको दबाया जाए, और वही वो चाहती थी कि भी उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाए कहीं ना कहीं ट्विटर के ऊपर, और उसको दबाव में लाया जाए। तो वो कोशिश सरकार ने की है, लेकिन ट्विटर कितना दबाव में आता है और सरकार कितनी कार्रवाई करती है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये सब कंपनियां बाहर से गवर्न होती हैं, इनके मुख्यालय आप बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। माने ट्विटर का अमेरिका से हैंडलिंग होती है, तो वहाँ आप क्या कर लेंगे? उनके अपने नहीं, अपने कानून, और आपका कानून वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सरकार कोशिश करती है, हाँ, लेकिन एक तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू है कि जो भारत की अपनी जो सोशल साइट हैं उनको एक्चुअल में कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन देखिए उपाध्याय जी, हमने देखा है और आंकड़े भी यही कहते हैं कि ट्विटर पर जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा वो ट्विटर यूज करते हैं। अमेरिकी ऐप है, और अपने आप में ये पहला ही ऐसा मामला है जब एक अमेरिकी ऐप पर इस तरह से एफआईआर दर्ज हुई हो। और जब इतने लोग, इतनी जनता जब एक चीज को यूज कर रही है, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई विकल्प है इसका जो हम लोगों को दे सकें? देखिए, बहुत सारे कंट्रीज आपने देखा होगा अपने ऐप हैं और अपने ऐप को यूज करते हैं। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ भी हम टोटली फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर हैंडल सब पर ही डिपेंड है। तो देखिए, कहीं आप देखेंगे कि जो कू है, कू के ऊपर उन्होंने जो आज ट्वीट किया है, तो
तो वो एक डेफिनेटली एक अच्छा सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। तो सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि जो अपनी साइट है, मान लो चाइना वगैरह में है, वहाँ बहुत सारी साइट बैन है, उनकी अपनी साइट है और वो अपनी सोशल साइट को यूज करते हैं और उसके थ्रू अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। भारत उपाध्याय जी हमारे साथ संदीप चौधरी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में जुड़ चुके हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि आखिर ये जो कानूनी कवच खत्म हुआ है, आपका सबसे पहले पॉइंट जानना चाहूंगी सर, इस पे आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मैडम, जिस तरीके की चीजें निकल के सामने आ रही हैं, चाहे वो ट्वीट करने वाला मसला हो, चाहे यूपी में जिस तरीके का एक राजनीतिक घमासान चल रहा था इंटरनली, उसको शांत करने वाली बात हो, ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा साइन है अगर ये लोग शांत कर लेते हैं जो इंटरनल फाइट है। और रही बात अपना मैसेज डिस्प्ले करने की, तो आजकल इतनी वेबसाइट्स हैं, सोशल साइट्स हैं जिन पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, चाहे वो कू हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ऐसी तमाम वेबसाइटें और सोशल साइटें आज की तारीख में आपके पास अवेलेबल हैं। और इससे पता चलता है कि आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शासन प्रशासन की होती हैं, जो आपकी नॉलेज में आती है, जो आप हर टाइम नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ से आपको पूरी देश दुनिया की जानकारी मिलती रहती है। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरह से संदीप जी कानूनी कवच खत्म हो गया है, मैं हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, इनसे भी यही जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अब कैसे ट्विटर भारत में व्यापार करेगा। जब कानूनी कवच भी खत्म हो चुका है तो हर चीज पर एफआईआर होगी, हर चीज पर आपत्ति की जाएगी, व्यापार आखिर कैसे होगा ट्विटर का? संदीप जी मैं आपको बताऊं मैडम, अगर किसी भी चीज का मिसयूज होता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज अगर कानूनी दायरे में लेकर के आई जाती है तो उसकी हम नेगेटिव चीजें ही उसमें देखें। आप ये देखिए आजकल इतने ज्यादा क्राइम बढ़ा हुआ है जिसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। आपके पास अचानक से कोई वीडियो कॉल आएगा, आप उसको रिसीव करेंगे तो वो सामने एडल्ट मूवी चलती होगी और आपकी वो वीडियो बना के आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार के शिकंजे में या सरकार की देखरेख में हर चीज होनी चाहिए, हर चीज की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग जो ये ट्विटर फेसबुक वगैरह इन पे झूठी खबरें चलाई जाती हैं और अच्छे लोगों की इमेज खराब कर दी जाती है। पॉलिटिशियन को मौका भी नहीं मिलता है अपनी इमेज सुधारने का। आप मानते हैं किसी को आप पप्पू बना सकते हैं, किसी को आप फेफू बना सकते हैं, तो ये चीजें मैं मानता हूँ कि एक बुराई है और हमारे समाज से खत्म होनी चाहिए। इस तरीके की अनेक समस्याएं हैं और जब आप गवर्नमेंट की देखरेख में कुछ रूल रेगुलेशन के तहत काम करेंगे तो मुझे लगता है चीजों को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगे। संदीप जी ने कही जिस तरह की बातें, और ये वाकई है भी, हमने बहुत बार देखा है कि कुछ शरारती तत्व ऐसे होते हैं जो इन चीजों का भी मिसयूज करते हैं और किसी भी अच्छे व्यक्ति को फंसाया जा सकता है, जिस तरह से उन्होंने बात कही। आप इस पर क्या सहमत हैं सर? देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसा मैंने कहा। तो ठीक है, जहाँ उसका फायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होता है ना। जहाँ सदुपयोग है वहाँ दुरुपयोग भी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि दुरुपयोग है, उस तरीके के जो दुरुपयोग होते हैं उनका रोका जाना चाहिए, चाहे वो ब्लैकमेलिंग है, चाहे वो दूसरे तरीके हैं। देखिए बिल्कुल यही क्यों ट्विटर की बाकी भी जो जितनी भी सोशल मीडिया साइट हैं सबका जहाँ सदुपयोग है तो वहाँ दुरुपयोग भी है। बहुत सारे लोग उसको मिसयूज करते हैं, गलत यूज करते हैं। तो वहाँ बिल्कुल उस कंपनी का दायित्व तो बनता है कि वो इस तरह के फीचर्स डेवलप करे या उस तरह का निगरानी तंत्र अपना डेवलप करे कि कोई उसको अगर कोशिश करता है उसका दुरुपयोग करने का, कंपनी को पूरी तरह से इस पर एक्शन लेना चाहिए। संदीप जी आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। मैंने उपाध्याय जी से भी यही जानने की कोशिश की। देखिए जब संबित पात्रा वाला केस हुआ था, टूलकिट का जब मामला था, तब उनके ट्वीट को मैनिपुलेटेड करार दिया गया था। लेकिन अब जो कल ही का वाकया है, फेक न्यूज जो कही गई है कि वो एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, सर इसको आप किस तरीके से देखेंगे? यह दोहरा आंकलन आखिर क्यों ट्विटर कर रहा है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और इसके पहले पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से आपने देखा होगा, हमारी जांच एजेंसियां सरकारों के हिसाब से काम करने लगती हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या दूसरी जांच एजेंसियां हो। तो आप देश के अंदर ऐसा माहौल ना बन जाए कि सोशल मीडिया भी सरकारों के हिसाब से काम करने लगे। किसका ट्वीट दबाना है, किसका ट्वीट फ्लैश करना है, किसके वीडियो को हाइड कर देना है और किसको अप कर देना है। तो इसके लिए कुछ कानूनी दांवपेच होना बहुत जरूरी है। आप और हम कोई भी कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं।
तो ये चीजें जरूरी हैं, अदरवाइज ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। बिल्कुल संदीप जी, देखिए जिस तरह से कल रविशंकर प्रसाद जी का उन्होंने बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हमने टिकटॉक को भी इसीलिए बैन किया था और तमाम जो ऐप्स बैन हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि वो भारत की सुरक्षा के लिए थी। यानी कि कहीं ना कहीं ये संदेश भी दे दिया गया है कि अगर ट्विटर इन नियमों का पालन नहीं करता है और भारत के कानून के अनुसार नहीं चलता है तो बैन ट्विटर भी हो सकता है। बिल्कुल, चाहे ट्विटर की बात हो या फेसबुक की बात हो या इंस्टाग्राम की बात हो या कूक की बात हो, कोई भी ऐप अगर आपके देश के लिए खतरा बनता है, लोगों के लिए खतरा बनता है, और ज्यादातर ये देश के लिए खतरा बनने के साथ साथ लोगों की इमेज खराब करने का काम करते हैं। जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं या जो ब्यूरोक्रेसी में है या बिजनेसमैन है जिनकी इमेज वैल्यू करती है, आप किसी भी विधायक को, एमपी, एमएलए को इसलिए चुनते हैं कि उसकी इमेज अच्छी होती है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी इमेज खराब कर दें या एडिटिंग करके उसकी वीडियो गलत बना दें या उसके फोटोज गलत तरीके से पब्लिकली आप वायरल कर दें, तो मुझे लगता है उसकी इमेज खराब होने से उसका पूरा कैरियर चौपट हो जाता है। बिल्कुल, और करियर तो होता ही है सर, और जो आपसी जो रिश्तेदारी होती है वो भी काफी बार हमने देखने को मिला है कि इस तरह से काफी प्रभावित होती है और तमाम रिश्तों में भी खटास आने लगती है। उपाध्याय जी, आप ही के पास आऊंगी एक बार फिर से। देखिए जिस तरीके का अब ट्विटर का व्यवहार है, आपके नजरिए में आगे ट्विटर का क्या रवैया हो सकता है? क्या इसी तरीके से अपने रवैये पर बरकरार रहेगा या ट्विटर को झुकना पड़ेगा? बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते और जो कंपनियां हैं, ट्विटर है या कोई और है, उनके अपने आर्थिक हित होते हैं और व्यापार होते हैं, और जब उनको हानि पहुंचती है तो बिल्कुल भी कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने की। कई उसमें झुक जाते हैं, कई नहीं झुकते हैं और अपनी शर्तों से समझौता नहीं करते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने अपने तरीके से सभी मैनिपुलेट करते हैं। अगर मान लीजिए संबित पात्रा वाले केस में अगर वो सच्चाई नहीं बताते कि भी ये छेड़छाड़ हुई है और ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड है, तो शायद इससे पहले तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम सरकारों को नहीं थी। तो सरकार अपने अपने तरीके से गवर्न करने की या जो कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल समय समय पर करती रही है। अब ये बात अलग है कि ये वक्त बताएगा कि ट्विटर कितना झुकता है या नहीं झुकता है, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी है। ठीक है संदीप जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी राय। अगर ट्विटर नहीं झुकता है तो आगे सरकार का क्या प्लान हो सकता है, क्या रणनीति हो सकती है ट्विटर के खिलाफ? मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि ट्विटर नहीं झुकेगा। ये सब जो साइटें हैं ये एक बिजनेस साइट है और आप इनको एक बिजनेस के एंगल से देख सकते हैं, और इन्हें अपना बिजनेस करना है तो इन्हें झुकना भी पड़ेगा और इन्हें सरकार को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, सरकार के साथ मिलकर भी चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार के सामने कोई चीज मैटर नहीं करती, 1 मिनट में हिंदुस्तान में चीजें बंद की जा सकती हैं। तो इन्हें अगर अपना बिजनेस करना है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना है, सभी कंट्रीज के साथ बिजनेस करना है, तो इन्हें गवर्नमेंट की बातों को देखना भी पड़ेगा और उसके साथ देखिए इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है, ट्विटर एक अमेरिकी ऐप है और अमेरिका से ही अभी हमने फाइजर वैक्सीन भी इंपोर्ट करनी है, उनसे भी करार हुआ है। तो देखिए जब फाइजर कंपनी ने तमाम अपने क्लियर कर दिया है कि अगर हमारी वैक्सीन से किसी की भी किसी तरीके से डेथ होती है या कोई भी दूसरे साइड इफेक्ट होते हैं तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। जब वो अपना कानून बना सकती है तो भारत ने जब कानून बनाया तो क्यों ट्विटर को इतनी दिक्कत हो रही है? देखिए मैडम, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और इसीलिए हिंदुस्तान में किसी को अगर अपना बिजनेस करना है या किसी को अपनी साइट से चलानी है तो उसे हिंदुस्तान के जो भी लॉज हैं हमारे संविधान के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आपने देखा होगा, अगर हम धारा 370 हटा सकते हैं, हम बालाकोट का बदला पाकिस्तान से ले सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत छोटी चीज है। सरकार के सामने ये कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो है। बिल्कुल उपाध्याय जी, आपके पास मैं इसी सवाल के साथ आना चाहूंगी सर। जब अमेरिका की कंपनी फाइजर अपना पूरी तरीके से नियम कानून हम पर बिल्कुल क्लियर कर सकती है, तो आखिर भारत के नियमों को मानने में क्यों ट्विटर को दिक्कत हो रही है? देखिए बिल्कुल मैंने कहा ना कि हर देश की अपनी एक संप्रभुता होती है और कोई भी ऐप है या कोई भी कंपनी है जब उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, सरकार को सपोर्ट नहीं करती है, तो डेफिनेटली वहाँ उनको मजबूर किया जाता है कि सरकार का सपोर्ट करें। और देश हित में देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो देश हित में होती हैं, तो देश हित से कोई भी सरकार समझौता नहीं कर सकती और किसी भी ऐप को ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली बाहर होना चाहिए, कड़ाई के साथ
सभी सोशल मीडिया ऐप को ये निर्देश होना चाहिए कि देश के खिलाफ, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो दूसरे प्लेटफॉर्म है, अगर कोई यूज कर रहा है या कोई गलत कंटेंट एक्चुअल में, जैसे आपने अभी वो मेरठ वाली घटना का जिक्र किया, देखिए सोशल मीडिया का जहाँ सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों है। हाँ, सरकार का भी दायित्व है और जो कंपनी है उनका भी अपना दायित्व है। तो कंपनी अपना दायित्व निभाएं, सरकार अपना दायित्व निभाएं। तो मैं समझता हूँ कि एक बीच का रास्ता कहीं न कहीं निकलता है। बिल्कुल। देखिए संदीप जी, जिस तरीके से बुजुर्गों के साथ ये उनके साथ मारपीट का ये मामला था, अब उन्होंने एक बार फिर से अपना बयान चेंज कर दिया है सर। अब वो कह रहे हैं कि उनको राम नाम लेने को कहा गया था, लेकिन जब उन्होंने नहीं दिया, इस तरह से नाम नहीं लिया और पानी मांगा उन्होंने, तब उनके साथ इस तरह से पिटाई हुई और उनको जान से मारने तक की धमकी दी गई थी। ये भी लोगों के भी बयान बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं उस बुजुर्ग के बयान से भी सर कई सियासत शुरू हो रही है। केवल सियासत से होती है, बल्कि इससे देश के अंदर और समाज के अंदर नफरत से भरने का काम किया जाता है। ऐसे लोग किसी भी धर्म और किसी भी मजहब में हो सकते हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इनसे हमें बचने की जरूरत है और सोशल मीडिया इस चीज को फैलाने का काम करता है, जिससे समाज में नफरत फैलती है। अब ये हिंदुओं में भी अच्छे कुछ लोग हो सकते हैं, मुस्लिम में भी अच्छे लोग हो सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक एंगल देना या नफरत फैलाना कतई उचित नहीं है। बिल्कुल, राजनीतिक और किसी भी तरीके की नफरत फैलाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक सांप्रदायिक देश है। हर किस्म के, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और नफरत फैलाना वाकई सही नहीं है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से संदीप जी, और बहुत बधाई है आपको इस बात के लिए कि आपने इस तरह की अच्छी बातें कही है। उपाध्याय जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। अब जिस तरीके से कानून ट्विटर नहीं मान रहा है, बैन करने की भी हमने बात कही है, मैं इस पर आपसे भी जानना चाहूंगी कि अब ट्विटर बैन हो सकता है, लेकिन इस सवाल का सर जवाब मेरे मन में अभी भी नहीं मिल पाया है कि क्या हमारे पास कोई भी भारतीय ऐसी ऐप है, इन चीज़ों का विकल्प है? क्योंकि देखिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ये तमाम चीज़ें विदेशी आइटम्स हैं ये, और विदेशी ऐप्स को ही हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी जनता है, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं। क्या हमारे पास इसका कोई विकल्प है? बहुत प्रगतिशील माना जाता है और हमारे जो बच्चे हैं इसमें एक्सपर्ट हैं। आप देखेंगे विदेशी जितने प्लेटफॉर्म या कंपनियां हैं, वहाँ ज्यादातर हमारे ही देश के बच्चे काम कर रहे हैं, हमारे देश के। तो अपने देश के लिए भी अपना ऐप एक्चुअल में होना चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और उस पर अपना कंट्रोल होना चाहिए, अपनी सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, अपने देश का कंट्रोल होना चाहिए। और देखिए अभी कोई नहीं है, लेकिन विकल्प मौजूद रहते हैं। आपने देखा कि भी जैसे अब कू आ गया, या इससे पहले पेमेंट ऐप का था, तो भीम ऐप और दूसरे ऐप, मतलब हमारे यहाँ भी कोशिश नहीं हुई है। कोशिश होनी चाहिए, जिस तरह चाइना में है उनके अपने ऐप हैं, तो हमारे यहाँ भी अपना ऐप होना चाहिए और डेवलप करना चाहिए। सरकार को उसको प्राथमिकता पर कहीं न कहीं लेना चाहिए। ठीक है उपाध्याय जी। जी संदीप जी, आखिरी कमेंट सर आपसे पूरे मुद्दे पर लेना चाहूंगी। देखिए मैडम, जिस तरीके से आप भी यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूँ। टेलीग्राम एक ऐप है जो व्हाट्सएप का बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये इंडियन है। तो इसी तरीके से इंडिया को कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के सोशल ऐप अपने डेवलप करे और अपने लोगों को जोड़े, और इससे हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बेहतर होगी, हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। बिल्कुल संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरबी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को समझाने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।